दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम श्रृंखला सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है लैंडस्केप गार्डनिंग के बारे में। तो ये हमारे वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो लोग लैंडस्केप गार्डनिंग अभी अभी सीख रहे हैं या एमएससी हॉर्टिकल्चर में जो स्टूडेंट है। इसके साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो रमसा है वो व्यावसायिक शिक्षा के तहत 11th और 12th क्लास में फ्लोरिकल्चर का कोर्स शुरू की है। तो ये बच्चे लैंडस्केप गार्डनिंग सीख करके अपना जो फ्यूचर है, भविष्य है, लैंडस्केप गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो थ्योरी वाले पार्ट हम आपको यहाँ हम करवा रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल्स हमारे जो प्लांट्स के बारे में है वो आते रहते हैं। जो गार्डन बनाने की भी जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिकल वर्क में हमारे आते रहेंगे। तो हम बात करते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग जो होती है, एक्चुअली ये है क्या। तो लैंडस्केप गार्डनिंग जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपकी जगह है या लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो उस एरिया को किस प्रकार से ब्यूटीफाई, उसको सुंदर किया जाए, अधिक से अधिक उसको सुंदर बनाया जाए कि जो बाहर का वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु है और जिस प्रकार से बाहर पौधे लगे हुए हैं तो उसके साथ वो आकृति जो है उसके साथ मर्ज हो जाए। तो ये लैंडस्केप गार्डनिंग इसका मतलब होता है। तो भारत देश में लैंडस्केप गार्डनिंग के लिए शुरू से बहुत पहले से काम किया जा रहा है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता भी है और अलग अलग यहाँ कल्चर रहे हैं, यहाँ का वातावरण रहा है। तो हर प्रकार की दुनिया में जितनी लैंडस्केप गार्डनिंग के काम किए जाते थे तो भारत में कहीं ना कहीं आप उसको देखने को आप पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री इसका है, इतिहास, लैंडस्केप गार्डनिंग का इतिहास हमारे देश में, भारत में कैसा रहा है, तो वो हम बात करते हैं। तो अब बताएंगे आपको कि लैंडस्केप गार्डनिंग की जो हिस्टोरिकल वे में यदि बात है तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है, ऐतिहासिक जो काल है लैंडस्केप गार्डनिंग का, तो हम सबसे पहले चलते हैं इपिक दौरान में, जो पौराणिक समय रहा है। तो पौराणिक समय में आपने अक्सर सुना होगा कि जो राजा जनक थे, तो राजा जनक के समय में जनकपुरी में कई प्रकार के, मिथिला में कई प्रकार के वहाँ बाग बगीचे भी थे, उपवन भी थे, बहुत सुंदर पौधे भी थे, वहाँ तालाब थे, नदियाँ थी, तो बहुत अच्छे उपवन वहाँ बनाए गए थे। तो ये आपका रहा राजा जनक के समय में। इसके बाद यदि हम बात करते हैं पौराणिक समय में भी, तो यदि लंका की बात करते हैं, श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं उस समय पे पौराणिक गाथा के अनुसार, तो रावण के यहाँ भी, लंका में भी बहुत प्रकार की, जैसे अशोक वाटिका भी वहाँ थी, जो महर्षि सुषेण थे जो राजवैद्य थे, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा औषधि गार्डन बना हुआ था। तो पौराणिक समय में इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण लिखी है उसमें कई प्रकार के वन, उपवन, तड़ाग की बात आती है, तो वह उन्हें काफ़ी काम उस समय पे दिखने को मिलता है। यदि हम आते हैं महाभारत काल के समय में यदि हम आते हैं, तो जिस समय पे इंद्रप्रस्थ नगर जो पांडव बना रहे थे, इंद्रप्रस्थ नगर जिस टाइम में बन रहा था, तो उस समय पे कई प्रकार के गार्डन जो थे, जो इंद्रप्रस्थ का महल बना हुआ था, वहाँ कई प्रकार के उपवन, बाग बगीचे और गार्डन बनाए गए थे। तो महाभारत समय में भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। द्वारिकापुरी जब बनी थी, द्वारिका का जब निर्माण किया गया था, उस समय पे बहुत अच्छे बगीचे और पार्क जो है, गार्डन बहुत सुंदर उस समय पे बनाए गए थे। ये अलग है कि उनकी टेक्निक अलग होगी, किस प्रकार से रही है, अलग अलग प्रकार के पौधों का भी उसमें वर्णन है। अब हम आते हैं बाद के समय में, तो उस समय पे जो कालिदास हुए थे, बहुत अच्छे कवि थे कालिदास। तो कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका क्या नाम था, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने बहुत ही अच्छे उपवन और गार्डन के बारे में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में बात की है, क्योंकि जो दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी थी उस दौरान भी बहुत अच्छे अच्छे पार्क और गार्डन देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए हैं जिनका नाम है बाणभट्ट जो थे। बाणभट्ट बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं। तो बाणभट्ट ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हर्ष चरित्र था। हर्ष चरित्र में उन्होंने कई प्रकार के फूल, पौधों का वर्णन उन्होंने अपने उसमें किया है। तो हम बात करते हैं कि पहले के समय में, पौराणिक समय में कौन कौन से पौधों का उस समय पे वर्णन मिलता है।
तो पौराणिक समय की यदि बात करें तो उस समय पे जो पेड़ और ट्रीज उस टाइम में लगते थे, उनमें सबसे अच्छा जो पहले माना जाता था वो था पीपल आपका हो गया, पीपल आपका हो गया। इसके बाद बरगद आपका हो गया, बरगद के बाद आता है नाग केसर हो गया, नाग केसर आपका हो गया, बड़ा चंपा हो गया, बड़ा चंपा। इसके बाद आपका हो गया फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, और उसको पलास, जिसमें लाल फूल आते हैं, पलास का वर्णन बहुत अच्छे से उसमें मिलता है, पलास का वर्णन मिलता है। फिर रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है, रुद्राक्ष का, तो रुद्राक्ष के पेड़ का उसमें वर्णन मिलता है। माधवी लता का भी वर्णन उन्होंने किया हुआ है। जो माधवी लता थी पहले से ही उपलब्ध थी, माधवी लता हो गई आपकी, मधुमालती हो गई। इस प्रकार की हजारों जो क्लाइंबर पौधे थे, लटकने वाले थे या पुष्प थे, तो औषधि रूप में भी इनका बहुत ज्यादा वर्णन उस समय पे मिलता है। तो हर्ष चरित्र में इस प्रकार के पौधों का वर्णन वहां मिलता है। इसके बाद हम आते हैं आपके जो महर्षि जो चरक हुए थे, जिन्होंने चरक जो थे, चरक संहिता इन्होंने जो लिखी थी, चरक ने, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, इन्होंने अपने चरक संहिता में अनगिनत पौधों का उन्होंने वर्णन किया है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो लोग हैं या बॉटनी पे जो लोग काम करते हैं, फार्माकोलॉजी पे, वो वहाँ से पौधों की जानकारी इकट्ठे किए हैं और उनका आयुर्वेद में एक्चुअल क्या महत्व होता है। तो अलग अलग समय में गार्डन डिजाइन की पद्धति जो थी उस समय में भी थी। आयुर्वेद में सारे पौधे आते हैं, जितने भर पौधे होते हैं भारतीय उत्पत्ति के, सब में कुछ न कुछ औषधि गुण है और क्षेत्र के अनुसार वो बीमारियों के नियंत्रण में काम आते हैं। तो महर्षि चरक का ये समय था। इसके बाद भारत में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई थी, जो बहुत अच्छे विद्वान थे, उनका नाम था वात्स्यायन थे। वात्स्यायन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कामसूत्र, लिखा था वात्स्यायन ने। दुर्भाग्य है कि ये इतने उच्च ये पुस्तक है, ज्ञान का ये भंडार है, लेकिन लोग जो वेस्टर्न राइटर थे, जो उन्होंने जिस प्रकार से ट्रांसलेशन किया, तो बहुत चीज़ें उसमें उन्होंने गड़बड़ कर दी। तो कामसूत्र में वात्स्यायन ने कई प्रकार के गार्डन की बात की है, कई प्रकार के पौधों का उन्होंने वर्णन किया है कि किस समय में किस प्रकार का सेवन किया जाए, किस किस प्रकार के उद्यान राजाओं के समय में बनाए जाते थे। आयुर्वेद का और कल्चर का, साइंस का बहुत ही बेहतरीन वर्णन वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया हुआ है। तो वात्स्यायन बताते हैं कि उस समय के जो किंग होते थे, राजा होते थे, तो उनमें 4 प्रकार के गार्डन उस टाइम में बनाए जाते थे। तो पहले जो गार्डन वहां बनता था उसको बोलते थे परमोद्यान। परमोद्यान बनता था। परमोद्यान का मतलब होता है, परमोद्यान में जहां राजा और उनके जो कपल, साथ में रानियां रहती थी, तो रानियों के विचरण करने के लिए, घूमने के लिए जो गार्डन बनाए जाते थे उसको बोलते थे परमोद्यान होते थे। इसके बाद आता था आपका उद्यान होते थे। उद्यान का मतलब होता था जहां राजा और उनके जो सहयोगी होते थे, उनके ऑफिस में, कार्यालय में बड़े अधिकारी जो होते थे, तो राजा और उनके अधिकारी यहाँ उद्यान में घूमते थे, चेस खेलते थे और भी चौसर खेलते थे, तो वो उद्यान होता था। उद्यान के बाद उसमें एक आता है वृक्ष वाटिका। वृक्ष वाटिका का वर्णन मिलता है। वृक्ष वाटिका जहां होती थी वहां जितने राज्य के लोग होते थे या शिकायतकर्ता होते थे, उनको बुला करके उनका वहां निवारण किया जाता था। वृक्ष वाटिका के बाद इन्होंने वर्णन किया है नंदनवन के बारे में। नंदनवन, तो नंदनवन का जो वर्णन करते हैं उसमें उन्होंने बताया है इंद्र के बारे में, कि जो राजा इंद्र होते थे, इंद्र एक पदवी थी, जो भी किंग होता था, तो उनको किस प्रकार के पौधे पसंद होते थे, तो वहां वर्णन इसका मिलता है। तो अपार ज्ञान जो था भारत में लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग के संबंध में, पौधों के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। वृक्षायुर्वेद भी उसी समय पे लिखा गया था। तो अनगिनत ज्ञान पौराणिक समय में भारत में लैंडस्केप गार्डनिंग के बारे में थी। अब हम ये जानेंगे कि जो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में इतिहास को जानना जरूरी क्या है, समय को याद रखना। समय को तो मैं याद नहीं करवा रहा हूं, लेकिन उस समय, पहले के समय किस किस प्रकार के गार्डन बनते थे इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि जब हम फील्ड में या प्रैक्टिकल वे में लोग हमें बुलाते हैं कि हमें इस प्रकार का गार्डन बनवाना है या वैदिक गार्डन हमें बनवाना है, पहले के ज़माने में जो बनते थे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय पे किस प्रकार के गार्डन
बनते थे। आप मना नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं आता है इस प्रकार गार्डन। आपको यदि पैसा कमाना है मार्केट से तो आपको वो पता होना चाहिए कि पहले के समय में गार्डन किस प्रकार के बनते थे, कौन कौन से पौधे इसमें इस्तेमाल होते थे। उसी समय में भारत में कुछ बनते, एक होता था नक्षत्र वाटिका बनती थी भारत में, नक्षत्र वाटिका बनती थी और नवग्रह वाटिका बनती थी। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल जब बताऊंगा नवग्रह वाटिका कैसे बनाते हैं तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो नक्षत्र वाटिका में कितने टोटल नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। नवग्रह में 9 ग्रह होते हैं। तो नक्षत्र वाटिका के आधार पर भी पौधे बनाए जाते थे जिनका आयुर्वेद और ज्योतिष के संबंध में बहुत अच्छा संबंध है। और इस प्रकार के गार्डन भारत सरकार जो है बनवा भी रही है। मनरेगा के द्वारा कई प्रकार के काम इस पे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी काम चल रहा है, कई राज्यों में इस पे काम चल रहा है। तो ये नक्षत्र वाटिका हो गई। तो इसमें भी हर नक्षत्र के लिए अलग अलग पौधों का वर्णन है। ऐसे ही हर ग्रह के लिए अलग अलग पौधों का इसमें वर्णन है। ये ज्योतिष का विषय है, तो ये भी हमें जानने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा, जब नर्सरी पे मैं काम कर रहा हूँ पीसी नर्सरी में, तो कई लोगों ने मुझसे नक्षत्र वाटिका बनवाई और कई लोगों ने मेरे से नवग्रह वाटिका बनाई। तो आप लोगों के क्यों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाजार से यदि आपको पैसा कमाना है, आपको धन कमाना है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति कौन सा गार्डन चाहता है उसको आप उस प्रकार का बना के दें और अच्छा पैसा मार्केट से आप कमा सकते हैं। तो ये नक्षत्र वाटिका के बारे में आपकी जानकारी होगी। तो यदि हम ओवरऑल कहें तो पुरातन समय में या पौराणिक समय में भारत में अपार ज्ञान था। उस समय पे काफ़ी इस पे काम भी किया गया है। इसके बाद गार्डन में हम आते हैं मुगल काल के दौरान में। मुगल काल के दौरान में, मुगल काल के यदि हम समय में आते हैं तो मुगल काल के पहले थोड़ा सा यदि हम जाएं तो जो फिरोज तुगलक थे, तो उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत बाग बगीचे उन्होंने बनाया हुआ था, काफ़ी बनाया था। इसके बाद बाबर का जब भारत में प्रवेश होता है, जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत में युद्ध में हरा देते हैं, इसके बाद जब बाबर आते हैं, तो बाबर पेड़ पौधों के बहुत शौकीन थे, वो कविता के भी बहुत शौकीन थे। तो बाबर जो थे, बाबर ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी। बाबर ने लिखा था, बाबर ने जो लिखा था उसका क्या नाम था? बाबर नामा। लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बाबर नामा है इसमें कई प्रकार के पौधों का इसमें वर्णन मिलता है। क्योंकि बाबर पर्सिया तरफ से आए थे, तो उस क्षेत्र में कौन कौन से पौधे होते थे उसका बहुत अच्छा वर्णन बाबर ने अपनी कविताओं में लिखा है। जो फारसी में उनकी कविताएं हैं, तो बहुत अच्छा उसमें वर्णन बाबर ने बाबरनामा में किया है। तो बाबर जो थे, बाबर के समय में भारत में बाबर जो थे वो गुड़हल लेके आए, हाइब्रिड अच्छे क्वालिटी के जो गुड़हल थे, गुड़हल लेकर के बाबर आए। गुड़हल के बाद जो आपकी चमेली जैस्मीन होती है, चमेली जैस्मीन उसको लेके आए। स्क्रू पाइन जो केवड़ा होता है, केवड़ा भी बाबर लेकर के आए थे। तो अपार कई पौधे बाबर के समय भारत में आए थे। और दूसरी बात, जो फॉर्मल गार्डन बने थे, एक समान हाइट के, एक समान लंबाई चौड़ाई के, और बीच में जो पानी की श्रृंखला निकलती थी, जल धारा निकलती थी, ये परंपरा बाबर के समय से ही शुरुआत की गई थी। तो ये रही आपके बाबर के समय। तो बाबर ने अपार काम किया था। इसके बाद बाबर ने आगरा में, आगरा का एक रामबाग जो गार्डन है, रामबाग जो बना हुआ है आगरे में, वो बाबर ने ही इसको बनवाया था। बाबर के बाद आता है समय हुमायूं का। चूंकि हुमायूं का बहुत लंबा समय नहीं रहा है राज करने का, तो हुमायूं के समय में इतना ज़्यादा विस्तार गार्डन या पार्क का नहीं हो पाया। उसी समय पे एक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में परास्त कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने आपके लाहौर से लेकर के, जब भारत एक था, लाहौर से लेकर के कोलकाता तक इन्होंने एक रोड का निर्माण किया था जिसका नाम था जीटी रोड, जो था, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड आप लोग बोलते हैं। तो शेरशाह सूरी ने लाहौर से लेकर के कोलकाता तक बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। तो उसके किनारे किनारे जो वृक्षों की परंपरा थी, आर्बोरी कल्चर का जो शुरुआत थी, वो शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी के पहले जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने भी सड़कों के किनारे वृक्षों का जो रोपण था फलदार पौधों का, वो सम्राट अशोक ने शुरू किया था। इसके बाद बृहत स्तर पे शेरशाह सूरी के समय बहुत अच्छा काम हुआ था। जैसे ही शेरशाह सूरी को दलपत साहब मरावी ने उस समय पे बुंदेलखंड की लड़ाई में परास्त कर दिया, इसके बाद फिर से एंट्री आपकी होती है,
एंट्री होती है अकबर की। जब अकबर दिल्ली के बादशाह बनते हैं अकबर, तो अकबर ने उस समय पे ये पहले शासक थे अकबर जो कश्मीर में प्रवेश कर पाए थे। तो अकबर ने कश्मीर में बनाया था नसीम बाग एक बना था गार्डन, नसीम बाग जो था ये अकबर ने बनाया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर गार्डन था। नसीम बाग जो है अकबर ने बनाया था उस समय पे। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी जो है आगरा से थोड़ा दूर है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा पार्क गार्डन अकबर ने बनवाया था। अकबर के बाद जो समय आपका आता है, जहांगीर आते हैं, उनके जो बेटे थे जहांगीर। तो जहांगीर जो थे ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे पेड़ पौधों के, हुस्न के और शराब के। जहांगीर बहुत शौकीन थे। तो जहांगीर ने उस समय पे उन्होंने भी कश्मीर में जो वहाँ का शालीमार गार्डन है, जो शालीमार गार्डन है कश्मीर का, इसको भी जहांगीर ने बनवाया था। और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन शालीमार गार्डन है। कभी आप लोग यदि कश्मीर घूमने जाते हैं तो शालीमार गार्डन देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। डल झील से थोड़ा पास में ही है। तो शालीमार गार्डन बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। अब आते हैं हम कि अकबर के जहांगीर के बाद आते हैं आपके शाहजहां आते हैं। जब शाहजहां, ये भी काफ़ी शौकीन थे। शाहजहां जो थे, शाहजहां भी काफ़ी पौधों के शौकीन थे, हुस्न के भी बहुत शौकीन थे। तो शाहजहां ने उस समय पे जो आगरा है, आगरा का ताजमहल जो है, ताजमहल जो है आगरा वाला, तो आगरे के ताजमहल में शाहजहां ने बहुत ही ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल फॉर्मल गार्डन जो बनता है शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला है, लाल किला के चारों तरफ जो गार्डन बना हुआ है वो भी आपके शाहजहां का बनवाया हुआ था। तो इस प्रकार से शाहजहां ने भी इस प्रक्रिया में काफ़ी इन्होंने अपना योगदान दिया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब जो थे, औरंगजेब इतना ज़्यादा पसंद उनको इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा गार्डन उन्होंने बनाया था। इसके बाद फदाई खान एक थे, फदाई खान ने भी काफ़ी गार्डन बनवाया हुआ था। उसी दौरान औरंगजेब के टाइम में ही जो कालका में पिंजौर पड़ता है, हरियाणा में जो पिंजौर पड़ता है कालका हिमाचल जाते समय, तो वहाँ भी पिंजौर गार्डन जो है इन्होंने ही बनवाया हुआ था। औरंगजेब के ही जो सेनापति थे उन्होंने उसको बनवाया हुआ था। इस प्रकार से हम कहें तो काफ़ी कार्य मुगल काल में बहुत अच्छे स्थापत्य कला को भी और गार्डन परंपरा लैंडस्केप गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा बल मिला। ये काम धीरे धीरे चलता गया। इसके बाद आता है ब्रिटिश ईरा। जब हम ब्रिटिश ईरा की बात करते हैं तो ब्रिटिश ईरा के पहले थोड़ा सा यदि हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं उस समय पे ब्रिटिश ईरा के दौर में, तो ब्रिटिश ईरा के दौर में उसी टाइम पे थोड़ा सा पहले ब्रिटिश ईरा के टाइम के आसपास ही लगभग महाराजा रणजीत सिंह जो थे, जब उनका समय महाराजा रणजीत सिंह का आता है तो काफ़ी शक्ति संपन्न पंजाब बनता है, पंजाब प्रांत जो बनता है वो स्वतंत्र राज्य बनता है। तो सर्वाधिक स्थापत्य कला आपका हो गया और गार्डनिंग की परंपरा भी महाराजा रणजीत सिंह के समय में काफ़ी पली बढ़ी। अमृतसर में उन्होंने बहुत अच्छा गार्डन उन्होंने उस टाइम पे बनवाया था और बहुत अलग अलग मंदिर और टेम्पल थे, उनकी मरम्मत भी उन्होंने कराया। उसके सामने बहुत अच्छी वृक्ष वाटिकाएं, औषधि उद्यान महाराजा रणजीत सिंह के समय में काम हुआ था। इसके बाद जो महाराजा पटियाला जो थे, तो भूपिंदर सिंह और यादवेंद्र सिंह के समय में भी काफ़ी गार्डन बने थे। दिल्ली का जो यहाँ का चंडीगढ़ का जो रोज गार्डन गुलाब उद्यान बना था, लुधियाना में भी बना था। तो इसी दौरान ये लगभग बनाए गए थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल उस समय पे के थे। राजपूत राजाओं की यदि हम बात करें जो क्षत्रिय शासक भारत में हुए हैं, तो राजस्थान में उनके समय में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। ये एक अच्छी बात थी कि जो राजपूत शासक थे, क्षत्रिय शासक थे, उनके समय में भवनों का तो बहुत बेहतरीन निर्माण किया गया, बहुत गजब की शैली उनकी थी, तैयार करने की महलों की शैली थी। लेकिन जो गार्डन की लैंडस्केपिंग की जो परंपरा था, वो परंपरा थी उस समय पे, वो उसमें ज़्यादातर जो औषधि पौधे थे या सुगंधित पौधे थे या भारतीय उत्पत्ति के जो पौधे थे, बड़े पौधे जिनमें अच्छी खूबसूरती रहती है, सुंदरता होती है, तो बहुत अच्छा समावेश राजपूत शासकों ने किया था। राजस्थान में कई ऐसे बने थे, जैसे अंबर किला जो बना हुआ है आपका जयपुर में, वो बहुत ब्यूटीफुल उस समय पे बनाया गया था राजा मान सिंह और जय सिंह के समय में। इसके बाद ऐसे ही आपका जोधपुर का भी जो वहाँ किला था, वहाँ भी बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है।
इसके बाद जो सूरजमल थे, भरतपुर के जो राजा थे, सूरजमल के समय में भी डीड के पास में भी बहुत अच्छे गार्डन उस समय पे बनाए गए थे। जब ब्रिटिश समय आता है, ब्रिटिश ईरा आता है, ब्रिटिश टाइम आता है, उस टाइम पे गार्डनिंग की जो शैली थी भारत की, वो पूरी तरीके से बदल गई थी। नए पैटर्न गार्डन का शुरुआत उस समय पे हुई थी, क्योंकि मुगलों के समय में पूरा चीज़ फॉर्मल होता था। मतलब जैसे मान लीजिए मुगल दौर में जो गार्डन बनते थे तो सब चीज़ बराबर होती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ बीच में रोड है, मान लीजिए एक पौधा यहाँ लगा है तो एक पौधा यहाँ लगा है, एक पौधा यहाँ लगा है तो एक पौधा यहाँ लगा है, यहाँ पानी आ रहा है, तो एक बराबर कोई चीज़ बनती थी मुगल काल के दौरान में। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इसको, उन्होंने इस परंपरा को उन्होंने तोड़ा। तो अंग्रेजों के समय में क्या हुआ कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल इफेक्ट को लेकर के, प्राकृतिक छटा को लेकर के बड़े गार्डन बनाने की परंपरा उस समय पे शुरुआत हुई थी। उस समय पे जैसे वाइसराय वगैरह के रहने के लिए जो आवास बनते थे, या उस समय के जो कलेक्टर होते थे बड़े बड़े, उनके लिए, कमिश्नर के लिए जो बंगले बनते थे, तो बहुत अच्छी गार्डन की परंपरा उस समय पे शुरू हुई। तो ब्रिटिश काल की यदि हम बात करते हैं, उस दौरान फिर आपका क्या हुआ कि जैसे आप लोग प्रयागराज गए होंगे, इलाहाबाद गए होंगे, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में एक बना है अल्फ्रेड पार्क, जो है, जो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, कभी आप लोग जाते हैं अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद का, जिसको कंपनी बाग बोलते हैं, इसी को कंपनी बाग भी बोलते हैं। कंपनी बाग बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, नेचुरल प्राकृतिक इफेक्ट को लेकर के। और वहाँ तो हमने देखा कि 80-80 साल, 90-90 साल के पुराने पौधे, पेड़, भारतीय उत्पत्ति वाले पौधे वहाँ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा गार्डन है अल्फ्रेड पार्क, कंपनी बाग इलाहाबाद में, प्रयागराज में है। तो वहीं इसी पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में भी, चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद मुकाबला करते हुए जब उनकी गोली खत्म हो गई थी तो उन्होंने कनपटी में अपनी गोली मार ली थी, तो इसलिए अल्फ्रेड पार्क को आज़ाद पार्क भी बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी वहाँ इनको बोला जाता है। तो अब ब्रिटिश काल के दौरान में भी बहुत प्रकार के कई गार्डन उस टाइम पे बनाए गए थे। दक्षिण में ब्रिटिश काल के दौरान में ही जो हैदर अली थे, हैदर अली जो थे दक्षिण में, बेंगलोर में, हैदर अली और उनके बेटे जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान ये काफ़ी शौकीन थे, पौधों के शौकीन थे। तो उस टाइम का जो लाल बाग गार्डन जो बेंगलोर का है, लाल बाग गार्डन जो बना था, ये काफ़ी उसी दौरान में बनाया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी बनी थी, एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी इन्होंने कहाँ बनाया था, कोलकाता में। तो इन्होंने बहुत प्रकार के पौधों का संकलन यहाँ कराया गया था। अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिशर्स के समय में खास बात यह थी कि जितने सीजनल जो फूल होते हैं, मौसमी जो फूल होते हैं, इसकी परंपरा मुगल दौर में नहीं थी। मुगल दौर में परमानेंट पौधे ही लगाए जाते थे, लेकिन जो सीजनल फूल थे ये ब्रिटिशर्स ने भारत में ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। जो सीजनल फ्लावर आपके होते हैं, और सीजनल फ्लावर्स जो थे ये ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। और जो लॉन लगती है, घास लगती है पार्क में, जैसे मान लीजिए ये पार्क आपका है, यहाँ जो ये घास पूरी लगती है, लॉन वाली जो परंपरा थी, ये ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, अंग्रेज ही लेकर के आए थे। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट को उन्होंने लाए, लॉन की परंपरा को भी लाए। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा रिच समय था। अंग्रेजों के समय में भी बहुत प्रकार के गार्डन उस समय पे भारत में बनाए गए थे। जैसे पंजाब में जो गार्डन उस टाइम में बने थे, बारादरी टाइप के गार्डन काफ़ी बने थे, पंजाब में गार्डन बने थे। तो ब्रिटिशर्स दौरान में, और जो मुगलों के गार्डन थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले करके उन्होंने उसको और ब्यूटीफाई किया। फाउंटेन जो लगते हैं, फव्वारे का सिस्टम था, वो भी उन्होंने लगाया था। तो अंग्रेजों के समय में काफ़ी लैंडस्केपिंग का कार्य काफ़ी फला बढ़ा और देखने को भी काफ़ी मिला। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भारत के दौरान जो आपका जैसे ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, या इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, तो इसने काफ़ी काम फिर लैंडस्केप गार्डनिंग पे करना शुरू किया। तो आप जब भी पूसा दिल्ली में घूमने के लिए जाते हैं, दिल्ली में जो पूसा सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, तो उसके पूरे प्रांगण को ही आप देखिए, घूमते हैं यदि आप दिल्ली में, तो बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल पूरा जो पाथ है वहाँ का घूमने के लिए। तो वहाँ भी लगभग 80-80 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं। तो आपको ऐसा लगे जैसे किसी आप फॉरेस्ट में आ गए हैं। तो बहुत खूबसूरती वहाँ के गलियों में, जैसे शिशिर हॉस्टल जिधर का रास्ता जाता है, तो हेमंत शिशिर हॉस्टल तरफ, तो काफ़ी अच्छा
व्यू देखने को वहाँ मिलता है। इसी प्रकार से आप जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है, तो BHU के प्रांगण में भी आप जाएंगे तो घूमने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और नेचुरल इफेक्ट वहाँ का आता है BHU में भी। ऐसे ही जो विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय बोलपुर पश्चिम बंगाल में है, तो शांति निकेतन में जाएंगे तो वहाँ का भी प्रांगण बहुत खूबसूरत है गार्डनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में अपार संभावनाएं गार्डनिंग की रही हैं। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना है, PAU लुधियाना है, उसने लैंडस्केप गार्डनिंग के लिए सबसे पहले कोर्स भारत में उसने शुरू किया था, उसमें काफ़ी काम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 1950 के दौर के बाद की ही कहानी है कि उस टाइम में एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली कार्ब्यूजर जो थे, इन्होंने बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। इन्होंने चंडीगढ़ शहर जो आपका है, चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ली कार्ब्यूजर ने पूरे चंडीगढ़ शहर की जो आर्किटेक्ट वाली प्लानिंग थी ली कार्ब्यूजर ने किया था। और शहर में जो पूरे आर्किटेक्ट प्लानिंग के बाद जो शहर में पूरा प्लांटेशन का जो काम हुआ था, वृक्षारोपण का कार्य हुआ था, गार्डन का काम, सजावट का जो काम हुआ था, उस समय के बहुत फेमस लैंडस्केप गार्डनर भारत के हैं जिनका नाम था MS रंधावा, जिनका नाम था मोहिंदर सिंह रंधावा। तो MS रंधावा जो थे काफ़ी ये पौधों के जानकार थे, PhD भी थे बॉटनी में। तो इन्होंने काफ़ी पौधों का संकलन इन्होंने कराया था। ग्रोविंग फ्लावरिंग ट्रीज ऑफ इंडिया जैसी किताबें इन्होंने भी लिखी MS रंधावा ने। और पूरे शहर की प्लानिंग में जो प्लांटेशन का कार्य हुआ था वो MS रंधावा ने चंडीगढ़ शहर में इन्होंने पूरा करवाया था। इसलिए भारत की सबसे जो बेस्ट सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है, वो MS